आज की इस वीडियो में हम करेंगे विजन आईएएस की तरफ से आने वाले मंथली मैगजीन मई 2025 का 7वां भाग साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इस वीडियो में हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी के यह सभी टॉपिक को कवर करेंगे। आप इस वीडियो को अब यूट्यूब पर हिंदी के अलावा इंग्लिश भाषा में भी देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले है सैटेलाइट इंटरनेट सर्विसेज। हाल ही में भारत की दो बड़ी टेलीकॉम कंपनियां एयरटेल और जियो ने स्पेसएक्स के साथ करार किया है। एलोन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स की सर्विस स्टारलिंक अब भारत में सैटेलाइट इंटरनेट लाएगी। इसका मतलब है कि अब दूर दराज के इलाकों में भी तेज इंटरनेट मिलेगा। अब समझते हैं सैटेलाइट इंटरनेट क्या होता है। यह एक वायरलेस इंटरनेट कनेक्शन है जो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने वाले सैटेलाइट्स के जरिए मिलता है। जो इंटरनेट हम घर में इस्तेमाल करते हैं जैसे फाइबर केबल या डीएसएल, वो तारों पर निर्भर करता है। लेकिन सैटेलाइट इंटरनेट में कोई तार नहीं होता। डेटा सैटेलाइट के जरिए हवा में ट्रांसमिट होता है। इसके तीन मुख्य हिस्से होते हैं। पहला, स्पेस सेगमेंट। यह सैटेलाइट्स का समूह होता है जो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। यह सिग्नल को रिसीव करते हैं, भेजते हैं और यूजर्स को कवरेज देते हैं। क्या आप जानते हैं, सैटेलाइट्स को अलग अलग ऊंचाई पर रखा जाता है ताकि अलग अलग जरूरतें पूरी हो सकें। दूसरा, ग्राउंड सेगमेंट। इसमें सैटेलाइट को कंट्रोल करने वाली स्टेशंस और गेटवे स्टेशंस होते हैं। यह सैटेलाइट इंटरनेट को जमीन पर मौजूद नेटवर्क से जोड़ते हैं। तीसरा, यूजर सेगमेंट। यह वो डिवाइस हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे आपके घर में स्टारलिंक का डिश एंटीना और राउटर। यह सैटेलाइट से सिग्नल लेकर आपको इंटरनेट देते हैं। सैटेलाइट को इन तीन अलग अलग दूरियों पर छोड़ा जाता है। आप इस चार्ट में यह सभी दूरियों और उनके बारे में विस्तार से पढ़ सकते हैं। यह प्रोजेक्ट्स दुनिया भर में तेज और सस्ता इंटरनेट पहुंचाने के लिए बनाए गए हैं। तो चलिए एक एक करके समझते हैं। प्रोजेक्ट कुइपर। यह अमेजन का प्रोजेक्ट है। अमेजन 3200 से ज्यादा लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट्स लॉन्च करने की योजना बना रहा है, जो दुनिया भर में, खासकर उन इलाकों में जहां इंटरनेट नहीं पहुंचता, वहां सस्ता और तेज ब्रॉडबैंड देना। यह प्रोजेक्ट अभी शुरुआती चरण में है, लेकिन अमेजन इसे जल्द शुरू करना चाहता है। स्टारलिंक। यह स्पेसएक्स का सबसे चर्चित प्रोजेक्ट है, जिसे 2019 में शुरू किया गया। इसका लक्ष्य है 42,000 सैटेलाइट्स को लो अर्थ ऑर्बिट में भेजना। अभी तक हजारों सैटेलाइट्स लॉन्च हो चुके हैं और स्टारलिंक कई देशों में इंटरनेट दे रहा है। भारत में भी हाल ही में एयरटेल और जियो के साथ करार हुआ है। वनवेब। यह फ्रेंच कंपनी यूटेलसैट का प्रोजेक्ट है। वनवेब दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सैटेलाइट कंस्टेलेशन चलाता है, स्टारलिंक के बाद। इसके सैटेलाइट्स भी लो अर्थ ऑर्बिट में हैं और ग्लोबल इंटरनेट कवरेज देने का काम करते हैं। वनवेब खासकर उन इलाकों पर फोकस करता है जहां इंटरनेट की सुविधा कम है। कियानफान कंस्टेलेशन। यह चीन का एक बड़ा सैटेलाइट इंटरनेट प्रोजेक्ट है। इसे शंघाई स्पेसकॉम सैटेलाइट टेक्नोलॉजी ने बनाया है, जिसे शंघाई सरकार और चीनी एकेडमी ऑफ साइंसेज का समर्थन है। इसका लक्ष्य है लो अर्थ ऑर्बिट में सैटेलाइट्स की एक पूरी श्रृंखला बनाना ताकि दुनिया भर में इंटरनेट कवरेज मिले। यह प्रोजेक्ट अभी डेवलपमेंट में है, लेकिन चीन इसे तेजी से बढ़ा रहा है। यह सभी प्रोजेक्ट्स लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट्स का इस्तेमाल करते हैं जो पृथ्वी के करीब होते हैं। इससे इंटरनेट की स्पीड तेज होती है और लेटेंसी कम होती है। आगे हम सैटेलाइट इंटरनेट सर्विसेज की अहमियत के बारे में समझते हैं। डिजिटल डिवाइड को कम करना। सैटेलाइट इंटरनेट उन दूर दराज के इलाकों में इंटरनेट पहुंचाता है जहां कनेक्टिविटी नहीं है या बहुत कमजोर है। भारत में लगभग 40% लोग, यानी 1.4 अरब की आबादी का बड़ा हिस्सा, अभी भी इंटरनेट से वंचित है, खासकर गांवों में। सैटेलाइट इंटरनेट इन इलाकों में पढ़ाई, काम और जानकारी के लिए डिजिटल दुनिया से जोड़ सकता है। आपदा के समय कनेक्टिविटी। सैटेलाइट इंटरनेट आपदा के दौरान बहुत उपयोगी है, जैसे भूकंप या बाढ़ में जब नेटवर्क ठप हो जाता है तो अस्थायी जगहों पर, जैसे राहत शिविरों में, यह इंटरनेट दे सकता है। साथ ही हवाई जहाज, ट्रेन जैसी चलती चीजों में भी इसका इस्तेमाल होता है। डिजिटल अर्थव्यवस्था में योगदान। सैटेलाइट इंटरनेट डिजिटल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देता है। उदाहरण के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, ई-कॉमर्स, डिजिटल ट्रेड और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास में मदद करता है। यह छोटे व्यवसायों और स्टार्टअप्स को ग्लोबल मार्केट से जोड़ता है। रणनीतिक स्वतंत्रता। सैटेलाइट इंटरनेट तारों पर निर्भर नहीं होता, इसलिए यह केबल कटने या भूराजनीतिक तनाव से कम प्रभावित होता है। यह देशों को अपनी कनेक्टिविटी पर ज्यादा नियंत्रण देता है। सैन्य संघर्षों में उपयोग। सैटेलाइट इंटरनेट युद्ध के समय भी महत्वपूर्ण है।
उदाहरण के लिए रूस यूक्रेन युद्ध में स्टारलिंक ने यूक्रेन को इंटरनेट दिया, जिससे संचार और रणनीति में मदद मिली। सैटेलाइट इंटरनेट सर्विसेज से जुड़ी चुनौतियों और उनके समाधान के बारे में जानते हैं। आंतरिक सुरक्षा का खतरा। सैटेलाइट इंटरनेट का दुरुपयोग हो सकता है। उदाहरण के लिए हाल ही में पहलगाम हमले में एनआईए को शक है कि आतंकियों ने सैटेलाइट फोन का इस्तेमाल करके पाकिस्तान में अपने ठिकानों से संपर्क किया। यह सुरक्षा के लिए बड़ा जोखिम हो सकता है। डेटा प्राइवेसी और डिजिटल संप्रभुता। सैटेलाइट इंटरनेट में डेटा कैसे इकट्ठा होता है, कहां स्टोर होता है और किसे इसका एक्सेस है, यह सवाल उठते हैं। देशों को अपनी डिजिटल संप्रभुता बनाए रखने में दिक्कत हो सकती है। प्रभावी नियंत्रण की कमी। सैटेलाइट इंटरनेट को प्राइवेट कंपनियां चलाती हैं, जो ग्लोबल नेटवर्क बनाती हैं। इससे नियम कानून लागू करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि यह सीमाओं से परे काम करता है। एकाधिकार की आशंका। स्पेस एक्स जैसी कंपनियां जो स्टारलिंक चलाती हैं, अपने विशाल सैटेलाइट नेटवर्क के कारण बाजार में एकाधिकार बना सकती हैं। इससे प्रतिस्पर्धा कम हो सकती है और कीमतें बढ़ सकती हैं। सैटेलाइट लेटेंसी। सैटेलाइट इंटरनेट में डेटा को सैटेलाइट तक और वापस आने में समय लगता है, जिससे लेटेंसी ज्यादा होती है। हालांकि लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट्स जैसे स्टारलिंक इसे 25 से 50 मिलीसेकंड तक कम करने की कोशिश कर रहे हैं। वायुमंडलीय बदलाव। सैटेलाइट्स के जलने पर एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनता है, जिसे एल्यूमिना कहते हैं। यह ओजोन परत को नुकसान पहुंचा सकता है और वायुमंडल की गर्मी को रिफ्लेक्ट करने की क्षमता को बदल सकता है। लाइसेंसिंग और स्पेक्ट्रम प्राइसिंग। सैटेलाइट इंटरनेट के लिए वसत लाइसेंस और कूक का बैंड के लिए स्पेक्ट्रम की कीमत तय करना जटिल है। इसके लिए कई मंत्रालयों के बीच लंबी बातचीत की जरूरत होती है। अन्य समस्याएं। बारिश या तूफान सैटेलाइट सिग्नल को प्रभावित कर सकते हैं। सैटेलाइट लॉन्च करना और चलाना महंगा है। ज्यादा सैटेलाइट्स से अंतरिक्ष में कचरा बढ़ रहा है। सैटेलाइट्स खगोलशास्त्रियों के लिए तारों का अवलोकन करना मुश्किल कर सकते हैं। आगे का रास्ता। दूरदराज के इलाकों जैसे तेल क्षेत्रों या रेगिस्तानी समुदायों में छोटे छोटे प्रोजेक्ट शुरू करके सैटेलाइट इंटरनेट की उपयोगिता दिखाई जा सकती है। इससे लोगों का भरोसा बढ़ेगा। भारत को लाइसेंसिंग, डेटा गवर्नेंस और स्पेक्ट्रम आवंटन के लिए स्पष्ट नीतियां बनानी होंगी। इससे सुरक्षा और गोपनीयता की चिंताएं कम होंगी। प्राइवेट कंपनियों को टैक्स छूट या अनुदान जैसे प्रोत्साहन देकर शामिल किया जा सकता है। इससे राष्ट्रीय सुरक्षा और आर्थिक लक्ष्यों को संतुलित किया जा सकता है। सैटेलाइट और जमीन पर मौजूद नेटवर्क को मिलाकर हाइब्रिड मॉडल बनाया जा सकता है। इससे कनेक्टिविटी और दक्षता बढ़ेगी। गांवों और दूरदराज के इलाकों को प्राथमिकता देना। क्षेत्रीय और कूटनीतिक पहल को मजबूत करना ताकि ग्लोबल सहयोग बढ़े। आगे बात करते हैं सैटेलाइट इंटरनेट सर्विसेज से जुड़ी एक ताजा खबर और भारत के दूरसंचार विभाग द्वारा जारी नए सुरक्षा निर्देशों के बारे में। यह निर्देश यूनिफाइड लाइसेंस के तहत ग्लोबल मोबाइल पर्सनल कम्युनिकेशंस बाय सैटेलाइट ऑथराइजेशन के लिए हैं। तो चलिए इसे एक एक करके समझते हैं। हाल ही में 8 मई 2025 को भारत के दूरसंचार विभाग ने सैटेलाइट इंटरनेट सर्विसेज के लिए यूनिफाइड लाइसेंस में संशोधन किए। इन संशोधनों में नए सुरक्षा निर्देश जारी किए गए हैं ताकि राष्ट्रीय सुरक्षा और नियमों का पालन सुनिश्चित हो। यह निर्देश स्टारलिंक, वनवेब और जियो सैटेलाइट जैसी कंपनियों पर लागू होंगे। प्रमुख सुरक्षा निर्देश। हर कंपनी को भारत में अपने गेटवे हब लोकेशन के लिए डॉट से सुरक्षा मंजूरी लेनी होगी। साथ ही उन्हें निगरानी और इंटरसेप्शन जांच की सुविधाओं का पालन करना होगा। यह सुनिश्चित करता है कि कोई भी गलत गतिविधि न हो। कंपनियों को सुरक्षा नियमों का पालन करना होगा, जिसमें सेंट्रलाइज्ड मॉनिटरिंग सिस्टम का इस्तेमाल शामिल है। इससे सरकार जरूरत पड़ने पर डेटा और संचार की निगरानी कर सकती है, खासकर सुरक्षा के लिए। कंपनियां युद्ध या आपातकाल के समय किसी खास यूजर या इलाके में सेवा को रोक या सीमित कर सकती हैं। यह राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जरूरी है। भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा से 50 किलोमीटर के दायरे और विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र यानी 200 नॉटिकल मील तक के इलाकों को विशेष निगरानी क्षेत्र घोषित किया गया है। इन क्षेत्रों में सैटेलाइट इंटरनेट के इस्तेमाल की विशेष निगरानी होगी। कोई भी यूजर टर्मिनल भारत के बाहर या विदेशी गेटवे के जरिए नेटवर्क से नहीं जुड़ सकता। सभी कनेक्शन भारत के जियोफेस्ड कवरेज क्षेत्र तक सीमित होंगे। कंपनियों को अपने यूजर टर्मिनल्स में भारत के नाविक पोजिशनिंग सिस्टम को शामिल करना होगा। इसके लिए 2029 तक एक समयबद्ध योजना बनानी होगी। नाविक भारत का अपना जीपीएस सिस्टम है, जो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। कंपनियों को अपने डेटा सेंटर भारत की भौगोलिक सीमा के अंदर रखने होंगे। इससे डेटा की गोपनीयता और सुरक्षा सुनिश्चित होगी। यह नियम भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा, डेटा संप्रभुता और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करते हैं। खासकर पहलगाम हमले जैसे मामलों के बाद
जहां सैटेलाइट फोन का दुरुपयोग हुआ। यह निर्देश आतंकी गतिविधियों को रोकने में मदद करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो अभी इसको लाइक करें। डीप फेक्स। आगे बात करते हैं अमेरिका के टेक इट डाउन एक्ट और डीप फेक के बारे में। हाल ही में 19 मई 2025 को अमेरिका में टेक इट डाउन एक्ट को कानून बनाया गया। यह कानून ऑनलाइन हानिकारक डीप फेक से निपटने के लिए बनाया गया है। इसे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हस्ताक्षर करके लागू किया। इस कानून का मकसद है लोगों को गैरकानूनी और अनैतिक डीप फेक जैसे नकली अश्लील तस्वीरों या वीडियो से बचाना। डीप फेक क्या है? डीप फेक एक ऐसी वीडियो, फोटो या ऑडियो रिकॉर्डिंग है जो असली लगती है लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके बनाई या बदली जाती है। यह हकीकत और छल को मिला देती है। कैसे बनता है? इसमें डीप लर्निंग तकनीक का इस्तेमाल होता है जो एआई का एक हिस्सा है। डीप लर्निंग के जरिए चेहरों को बदलना, चेहरे के हाव भाव को मैनिपुलेट करना या आवाज को नकली बनाना संभव होता है। उदाहरण के लिए किसी का चेहरा किसी और के शरीर पर लगा देना या ऐसा दिखाना कि कोई व्यक्ति कुछ कह या कर रहा है जो उसने वास्तव में नहीं किया। डीप फेक के उपयोग। डीप फेक का इस्तेमाल अच्छे और बुरे दोनों तरीकों से हो सकता है। फिल्मों में क्रिएटिव इफेक्ट्स के लिए, जैसे कि किरदारों को जवान या बूढ़ा दिखाना। ई कॉमर्स, कपड़ों की वर्चुअल फिटिंग, जहां ग्राहक अपनी तस्वीर पर कपड़े आजमा सकते हैं। संचार, किसी की आवाज को दूसरी भाषा में बदलना ताकि संवाद आसान हो। लेकिन गलत इस्तेमाल से यह नुकसानदायक हो सकता है, जैसे कि नकली अश्लील वीडियो बनाना या लोगों को बदनाम करना। नियम और कानून। भारत में अभी डीप फेक या एआई से जुड़े अपराधों के लिए कोई खास कानून नहीं है। लेकिन कुछ मौजूदा कानून जैसे आईटी एक्ट 2000 और भारतीय दंड संहिता सिविल और क्रिमिनल राहत दे सकते हैं। वैश्विक स्तर पर यूरोपीय यूनियन ने एआई एक्ट बनाया गया है जो भरोसेमंद एआई को बढ़ावा देता है और गलत इस्तेमाल को रोकता है। इटली का संविधान और सिविल कोड किसी की तस्वीर या पहचान के बिना इजाजत इस्तेमाल को रोकता है। अमेरिका के 23 राज्यों ने डीप फेक से निपटने के लिए कानून बनाए हैं। टेक इट डाउन एक्ट पहला बड़ा राष्ट्रीय कानून है जो गैरसहमति से बने डीप फेक अश्लील चित्रों वीडियो को साझा करना अपराध बनाता है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को 48 घंटे के अंदर ऐसे कंटेंट हटाने का आदेश देता है। अन्य देश जैसे कनाडा और ऑस्ट्रेलिया भी डीप फेक पर कानून बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं। डीप फेक से जुड़ी चुनौतियों और समस्याओं के बारे में बात करेंगे। डीप फेक तकनीक के कई फायदे हैं, लेकिन इसके गलत इस्तेमाल से बड़े खतरे भी हैं। तो चलिए एक एक पॉइंट को समझते हैं। डीप फेक से जुड़ी चिंताएं। राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा। डीप फेक वीडियो हिंसा भड़का सकते हैं, जैसे नकली वीडियो से गलत खबरें फैलना। यह पुलिस या सरकारी जांच को बाधित कर सकते हैं या अपराधियों को झूठी सफाई देने में मदद कर सकते हैं। उदाहरण, किसी नेता का फर्जी वीडियो बनाकर दंगे भड़काए जा सकते हैं। लोकतंत्र में भरोसे को कम करना। डीप फेक के जरिए नकली राजनीतिक कंटेंट बनाया जा सकता है, जैसे नेताओं के फर्जी भाषण। इससे जनता गलत जानकारी पर विश्वास कर सकती है, जिससे चुनाव या लोकतांत्रिक प्रक्रियाएं प्रभावित हो सकती हैं। उदाहरण, 2020 में अमेरिका में डीप फेक वीडियो ने लोगों को गुमराह करने की कोशिश की थी। महिलाओं का शोषण। 2018 से अब तक 90 से 95% डीप फेक वीडियो गैरसहमति वाले अश्लील कंटेंट से जुड़े हैं। खासकर महिलाओं और लड़कियों को निशाना बनाया जाता है, जिससे उनकी प्रतिष्ठा और मानसिक स्वास्थ्य को नुकसान होता है। उदाहरण, हॉलीवुड सितारों और आम लोगों की तस्वीरों का गलत इस्तेमाल। साइबर बुलिंग। डीप फेक वीडियो या तस्वीरों के साथ अफवाहें तेजी से फैल सकती हैं। इससे किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा को गंभीर नुकसान हो सकता है। उदाहरण, स्कूल कॉलेज में बच्चों के फर्जी वीडियो बनाकर बदनाम करना। पहचान की चोरी। डीप फेक से नकली पहचान पत्र या दस्तावेज बनाए जा सकते हैं। साइबर अपराधी इसका इस्तेमाल किसी की पहचान चुराने या सुरक्षित सिस्टम में घुसने के लिए कर सकते हैं। उदाहरण, बैंक खातों या सरकारी सिस्टम में अनधिकृत एक्सेस। जागरूकता की कमी। अगर डीप फेक वीडियो का पता भी चल जाए तो भी लोगों में जागरूकता की कमी के कारण गलत जानकारी फैल सकती है। कई लोग नकली और असली कंटेंट में फर्क नहीं कर पाते, जिससे भ्रम बढ़ता है। महंगी तकनीक और संसाधन। डीप फेक का पता लगाने के लिए बड़े डेटासेट और उन्नत कंप्यूटिंग संसाधनों की जरूरत होती है। वीडियो डीप फेक का पता लगाना तस्वीरों से ज्यादा मुश्किल और महंगा है। छोटी कंपनियों या सरकारों के लिए यह संसाधन जुटाना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। भारत में डीप फेक से निपटने के लिए किए गए प्रयासों और पहलों के बारे में बात करते हैं। भारत में अभी डीप फेक के लिए कोई खास कानून नहीं है, लेकिन कई मौजूदा कानून और संस्थाएं इस समस्या से लड़ रही हैं। तो चलिए एक एक करके समझते हैं। भारत में डीप फेक से निपटने की पहल।
कानूनी ढांचा। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000। यह कानून आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनी जानकारी जैसे डीपफेक पर लागू होता है। धारा 66 और 67 के तहत अगर कोई गैरसहमति से किसी की तस्वीर या वीडियो का गलत इस्तेमाल करता है तो सजा हो सकती है। उदाहरण, डीपफेक से बदनामी या निजता का उल्लंघन होने पर शिकायत दर्ज की जा सकती है। सूचना प्रौद्योगिकी नियम 2021। यह नियम साइबर स्पेस में उभरती समस्याओं जैसे डीपफेक से निपटते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को गैरकानूनी कंटेंट जैसे डीपफेक वीडियो को जल्दी हटाना होता है। शिकायत अपीलीय समितियां बनाई गई हैं जहां यूजर्स और पीड़ित ऑनलाइन शिकायत कर सकते हैं। अगर कोई प्लेटफॉर्म डीपफेक कंटेंट नहीं हटाता तो उस पर कार्रवाई हो सकती है। संस्थागत प्रयास। भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया दल सर्टेन ने डीपफेक खतरों पर एक एडवाइजरी जारी की है जिसमें सुरक्षित रहने के उपाय सुझाए गए हैं। यह साइबर स्वच्छता केंद्र चलाता है जो मैलवेयर और बॉटनेट की सफाई करता है। CSIR टीफीन के लिए नेतृत्व करता है जो वित्तीय क्षेत्र में साइबर सुरक्षा सुनिश्चित करता है। उदाहरण, सर्टेन डीपफेक से जुड़े साइबर हमलों की निगरानी और समाधान करता है। भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र ICRC साइबर अपराधों से निपटने के लिए एक समन्वित और व्यापक दृष्टिकोण अपनाता है। यह डीपफेक से जुड़े अपराधों जैसे पहचान की चोरी या बदनामी पर काम करता है। ICRC राज्यों और केंद्र सरकार के बीच तालमेल बनाता है। राष्ट्रीय साइबर अपराध शिकायत पोर्टल। इस पोर्टल पर कोई भी साइबर अपराध जैसे डीपफेक से जुड़ी शिकायत दर्ज कर सकता है। इसके लिए एक टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1930 शुरू किया गया है जहां तुरंत मदद मिलती है। उदाहरण, अगर कोई आपके डीपफेक वीडियो से परेशान है तो इस पोर्टल पर शिकायत कर सकता है। अब हम डीपफेक की समस्याओं से निपटने के लिए आगे के रास्ते के बारे में बात करते हैं। डीपफेक एक गंभीर चुनौती है और इसे रोकने के लिए हमें कई स्तरों पर काम करना होगा। तो चलिए एक एक पॉइंट को समझते हैं। डीपफेक से निपटने के उपाय। बेहतर नियम कानून। हमें AI से होने वाले नुकसानों पर आधारित एक स्पष्ट और मजबूत कानूनी ढांचा बनाना होगा। अभी भारत में IT नियम 2021 नुकसान होने के बाद ही कार्रवाई करते हैं। पीड़ितों को खुद शिकायत दर्ज करनी पड़ती है जो मुश्किल है। हमें प्रोएक्टिव एक्शन पर ध्यान देना चाहिए। उदाहरण, डीपफेक कंटेंट बनने से पहले ही उसे रोकने के लिए नियम बनाए जाएं। मजबूत संस्थाएं बनाना। डीपफेक से बचाव के लिए खास एजेंसियां बनानी होंगी जिनके पास स्पष्ट सुरक्षा मानक हों। यह एजेंसियां डीपफेक के दुरुपयोग को कम करने और लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में मदद करेंगी। उदाहरण, सर्टेन जैसी संस्थाओं को और शक्तिशाली करना ताकि वे डीपफेक की निगरानी कर सकें। तकनीकी उन्नति। डीपफेक का पता लगाने के लिए उन्नत एल्गोरिदम और तकनीकों का विकास करना होगा। यह तकनीकें वीडियो के संदर्भ, मेटाडेटा या छोटे छोटे विवरणों के आधार पर डीपफेक को पहचान सकती हैं। उदाहरण, मिट ने डिटेक्ट फेक्स वेबसाइट बनाई है जो लोगों को छोटी छोटी डिटेल्स देखकर डीपफेक पहचानने में मदद करती है। साइबर साक्षरता। लोगों में मीडिया साक्षरता और आलोचनात्मक सोच को बढ़ावा देना जरूरी है। हमें डिजिटल दुनिया में विश्वास बनाना होगा ताकि लोग नकली और असली कंटेंट में फर्क कर सकें। स्कूलों और समुदायों में साइबर जागरूकता कार्यक्रम चलाए जा सकते हैं। उदाहरण, बच्चों को सिखाना कि वीडियो देखने से पहले उसकी सच्चाई जांचें। सभी हितधारकों का सहयोग। डीपफेक से निपटने के लिए पुलिस, न्यायपालिका, टेक कंपनियां और जनता जैसे सभी हितधारकों को मिलकर काम करना होगा। स्पष्ट दिशानिर्देश और प्रभावी सजा के नियम बनाए जाएं जिसमें सभी की राय शामिल हो। उदाहरण, टेक कंपनियों को डीपफेक कंटेंट हटाने के लिए तेजी से काम करने का नियम बनाना। इस मैगजीन का 8वां भाग कल्चर की वीडियो आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। इसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। जीन एडिटिंग। आगे हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण और नई खबर पर बात करेंगे जो जीन एडिटिंग से जुड़ी है। एक अमेरिकी रिसर्च टीम ने हाल ही में एक ऐसी उपलब्धि हासिल की है जो चिकित्सा के क्षेत्र में क्रांति ला सकती है। तो चलिए इसे समझते हैं। हाल ही में 15 मई 2025 को अमेरिका के चिल्ड्रंस हॉस्पिटल ऑफ फिलाडेल्फिया और पेन मेडिसिन की एक रिसर्च टीम ने एक शिशु को एक जानलेवा और लाइलाज जेनेटिक बीमारी से बचाने के लिए पर्सनलाइज्ड जीन एडिटिंग थेरेपी सफलतापूर्वक दी। इस उपलब्धि को न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन में प्रकाशित किया गया है। यह दुनिया का पहला ऐसा मामला है जहां इतने कम समय में एक शिशु के लिए खास तौर पर बनाई गई क्रिस्पर थेरेपी दी गई। खबर के बारे में और जानकारी। शिशु को कार्बमॉयल फॉस्फेट सिंथेटिस 1 CPS1 डिफिशियंसी नाम की जेनेटिक मेटाबॉलिक बीमारी थी। CPS1 डिफिशियंसी एक ऐसी स्थिति है जिसमें लिवर प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म से बने अमोनिया को पूरी तरह तोड़ नहीं पाता।
इससे शरीर में अमोनिया का स्तर बढ़ जाता है, जो मस्तिष्क और लिवर को गंभीर नुकसान पहुंचा सकता है। इसका इलाज आमतौर पर कम प्रोटीन वाली डाइट और दवाओं से किया जाता है, लेकिन बच्चे के बड़े होने पर लिवर ट्रांसप्लांट की जरूरत पड़ती है। शोधकर्ताओं की टीम ने जीन एडिटिंग प्लेटफॉर्म क्रिस्पर का उपयोग करके एक थेरेपी को अनुकूलित किया, जिससे बच्चे के यकृत कोशिकाओं में एक विशिष्ट जीन उत्परिवर्तन को ठीक किया जा सका, जो विकार का कारण था। जीन एडिटिंग क्या है? जीन एडिटिंग एक ऐसी तकनीक है जिसके जरिए डीएनए के खास हिस्सों को बदला जा सकता है। इसमें 3 मुख्य स्टेप्स होते हैं: इंसर्शन, नया जीन डालना; डिलीशन, गलत जीन को हटाना; मॉडिफिकेशन, जीन में बदलाव करना। क्रिस्पर इस तकनीक का एक लोकप्रिय टूल है जो डीएनए को सटीक रूप से काटकर या ठीक करके बीमारियों का इलाज कर सकता है। इस मामले में रिसर्चर्स ने बेस एडिटिंग का इस्तेमाल किया, जिसमें डीएनए की एक सिंगल बेस को ठीक किया जाता है। इसे लिपिड नैनो पार्टिकल्स के जरिए लिवर तक पहुंचाया गया। जीन एडिटिंग के प्रकारों के बारे में। सोमैटिक जीनोम एडिटिंग। यह ऐसी जीन एडिटिंग है जिसमें उन कोशिकाओं को बदला जाता है जो प्रजनन में हिस्सा नहीं लेती। इसका मतलब है कि किए गए बदलाव अगली पीढ़ी में नहीं जाते। किन कोशिकाओं पर काम होता है? गैर प्रजनन कोशिकाएं, जैसे त्वचा, लिवर, किडनी या मांसपेशियों की कोशिकाएं। इसका इस्तेमाल कैंसर, सिकल सेल एनीमिया या अन्य बीमारियों के इलाज में होता है। यह बदलाव सिर्फ उस व्यक्ति तक सीमित रहते हैं जिसका इलाज किया गया। जर्मलाइन जीनोम एडिटिंग। यह ऐसी जीन एडिटिंग है जिसमें प्रजनन कोशिकाओं या भ्रूण में बदलाव किए जाते हैं। इन बदलावों को अगली पीढ़ियों में पास किया जा सकता है। प्रजनन कोशिकाएं, जैसे जर्म सेल्स, भ्रूण या ऐसी कोशिकाएं जो गैमीट बनाती हैं। अगर किसी भ्रूण में जेनेटिक बीमारी को ठीक किया जाए तो न केवल वह बच्चा स्वस्थ होगा, बल्कि उसके बच्चे भी उस बीमारी से मुक्त हो सकते हैं। इसका इस्तेमाल अभी ज्यादातर रिसर्च में हो रहा है, जैसे हंटिंगटन रोग या थैलेसीमिया जैसी बीमारियों पर। यह बदलाव स्थायी होते हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी चल सकते हैं, लेकिन इसे लेकर नैतिक सवाल उठते हैं, जैसे कि क्या हमें अगली पीढ़ियों के डीएनए में बदलाव करना चाहिए। जीन एडिटिंग से जुड़ी चुनौतियों, खासकर नैतिक चिंताओं के बारे में बात करेंगे। जीन एडिटिंग एक शक्तिशाली तकनीक है, लेकिन इसके इस्तेमाल से कई सवाल उठते हैं। तो चलिए एक एक पॉइंट को समझते हैं। जीन एडिटिंग की चुनौतियां, नैतिक चिंताएं। भ्रूण अनुसंधान नैतिकता। कई लोग मानते हैं कि मानव भ्रूण एक जीवित इंसान का प्रतिनिधित्व करते हैं जिनकी रक्षा की जानी चाहिए। उनके धार्मिक या नैतिक विश्वासों के अनुसार भ्रूणों पर शोध करना, उनमें बदलाव करना, प्रयोग करना या उन्हें नष्ट करना नैतिक रूप से गलत है। जर्मलाइन जीन एडिटिंग में भ्रूणों के डीएनए को बदला जाता है, जो कई लोगों को स्वीकार्य नहीं। 2018 में चीन के वैज्ञानिक ही जियानकुई ने क्रिस्पर से 2 बच्चों के भ्रूणों में बदलाव किया, जिसकी दुनिया भर में आलोचना हुई। क्या भ्रूणों को सिर्फ शोध के लिए इस्तेमाल करना सही है? सूचित सहमति। जर्मलाइन जीन एडिटिंग में बदलाव अगली पीढ़ियों तक जाते हैं, लेकिन भ्रूण या भावी पीढ़ियां अपनी सहमति नहीं दे सकती। सवाल उठता है कि क्या बिना सहमति के उनके डीएनए में बदलाव करना नैतिक है? अगर माता-पिता अपने भ्रूण में जेनेटिक बीमारी को ठीक करने के लिए जीन एडिटिंग चुनते हैं, तो क्या यह बच्चे के लिए सही है? बच्चा बड़ा होकर शायद यह बदलाव नहीं चाहता हो। बिना सहमति के डीएनए बदलना कितना उचित है, खासकर जब इसका असर कई पीढ़ियों पर पड़े? न्याय और समानता। जीन एडिटिंग एक महंगी तकनीक है और शुरुआत में यह शायद सिर्फ अमीर लोगों के लिए उपलब्ध होगी। इससे स्वास्थ्य असमानता बढ़ सकती है, क्योंकि गरीब लोग इसका फायदा नहीं उठा पाएंगे। अगर जीन एडिटिंग से कैंसर या दुर्लभ बीमारियों का इलाज संभव हो, तो क्या यह सिर्फ अमीरों तक सीमित रहेगा? इससे समाज में एक नया वर्ग विभाजन हो सकता है। क्या जीन एडिटिंग समाज को और असमान बना देगी? जीन एडिटिंग की सुरक्षा चिंताएं। सुरक्षा समस्याएं। ऑफ टारगेट इफेक्ट्स। जीन एडिटिंग में सबसे बड़ी चिंता है कि गलत जगह पर डीएनए में बदलाव हो सकता है। उदाहरण, अगर क्रिस्पर गलत जीन को काट दे तो यह नई बीमारियां या जटिलताएं पैदा कर सकता है। जैसे अगर लिवर की जगह कोई दूसरा अंग प्रभावित हो जाए तो गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। मोजेसिज्म। कभी कभी जीन एडिटिंग सिर्फ कुछ कोशिकाओं में काम करती है, बाकी में नहीं। इससे शरीर में मिश्रित कोशिकाएं बनती हैं जो असमान इलाज का कारण बन सकती हैं। उदाहरण, CPS1 डिफिशियंसी के इलाज में अगर लिवर की सभी कोशिकाएं ठीक न हो तो बीमारी पूरी तरह ठीक नहीं होगी। क्या कहते हैं विशेषज्ञ? इन खतरों की वजह से वैज्ञानिक और नैतिक विशेषज्ञ कहते हैं कि जर्मलाइन जीन एडिटिंग को तब तक प्रजनन के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए जब तक यह पूरी तरह सुरक्षित साबित न हो जाए। नियामक असमानता। दुनिया भर में जीन एडिटिंग के लिए नियम अलग अलग हैं।
कुछ देशों में सख्त नियम हैं, जैसे यूरोप में, जहां जर्मलाइन एडिटिंग पर प्रतिबंध है। लेकिन कुछ देशों में नियम ढीले हैं, जैसे चीन में। इस असमानता से विवादास्पद उपयोग हो सकते हैं, जैसे डिजाइनर बेबीज, ऐसे बच्चे जिनके जीन को रंग, बुद्धि या ऊंचाई के लिए बदला जाए। 2018 में चीन में वैज्ञानिक ही जियान कुई ने जर्मलाइन एडिटिंग से 2 बच्चों को प्रतिरोधी बनाने की कोशिश की, जिसकी दुनिया भर में निंदा हुई। ऐसे मामलों से डर है कि ढीले नियम वाले देशों में जीन एडिटिंग का गलत इस्तेमाल हो सकता है। जीन एडिटिंग का निष्कर्ष। जीन एडिटिंग तकनीकें जैसे क्रिस्पर, जेडेफेंस और टीएलईएन्स लाइलाज जेनेटिक बीमारियों के इलाज में क्रांति ला सकती हैं। इसके अलावा यह कृषि में बेहतर फसलें और पर्यावरणीय चुनौतियों में भी मदद कर सकती हैं। इस तकनीक का पूरा फायदा उठाने के लिए हमें नैतिक चिंताओं का ध्यान रखना होगा, ऑफ टारगेट इफेक्ट्स और मोजेसिज्म जैसे जोखिमों को कम करना। यह तकनीक सिर्फ अमीरों तक सीमित न रहे, बल्कि सभी के लिए सुलभ हो। खासकर जर्मलाइन एडिटिंग में, जहां बदलाव अगली पीढ़ियों तक जाते हैं, सहमति का सवाल महत्वपूर्ण है। नियामक असमानता। वैश्विक स्तर पर एक समान नियम बनाना जरूरी है, ताकि डिजाइनर बेबीज जैसे दुरुपयोग न हो। इसरोज 101 सेंट मिशन फेल्स एज PSLV रॉकेट सफर्स मैलफंक्शन। 18 मई 2025 को इसरो का 63वां PSLV मिशन PSLV-C61, जो EOS-09 सैटेलाइट को लेकर उड़ा, तीसरे चरण में तकनीकी खराबी के कारण असफल हो गया। इसरो के चेयरमैन वी नारायणन ने बताया कि तीसरे चरण के मोटर में चैम्बर प्रेशर अचानक कम हो गया, जिससे सैटेलाइट अपनी निर्धारित कक्षा में नहीं पहुंच सका। PSLV-C61 EOS-09 मिशन के बारे में। PSLV-C61 का लक्ष्य था EOS-09 को सनसिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट में स्थापित करना। यह लॉन्च सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, श्रीहरिकोटा के फर्स्ट लॉन्च पैड से हुआ। EOS-09 सैटेलाइट एक उन्नत अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है, जिसमें बैंड सिंथेटिक अपर्चर रडार तकनीक है। इसका वजन 1696.24 किलोग्राम था और इसकी मिशन लाइफ 5 साल की थी। यह सैटेलाइट दिन रात और किसी भी मौसम में हाई रिजोल्यूशन तस्वीरें ले सकता था। इसका इस्तेमाल सीमा निगरानी, कृषि, आपदा प्रबंधन, शहरी नियोजन और राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में होता। पहले और दूसरे चरण ने ठीक काम किया, लेकिन तीसरे चरण में सॉलिड मोटर के प्रेशर में कमी आई। 203 सेकंड बाद रॉकेट बगल में झुका और मिशन पूरा नहीं हो सका। इसरो ने फ्लाइट टर्मिनेशन चार्जेस का इस्तेमाल कर रॉकेट को नष्ट कर दिया। रॉकेट और सैटेलाइट के मलबे हिंद महासागर में गिरे, जो गहराई के कारण रिकवर करना मुश्किल है। PSLV के बारे में। पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल इसरो का तीसरी पीढ़ी का लॉन्च व्हीकल है। यह 4 चरणों वाला रॉकेट है, जिसमें लिक्विड स्टेज का इस्तेमाल होता है। यह भारत का पहला ऐसा लॉन्च व्हीकल है। इसने अक्टूबर 1994 में पहली सफल उड़ान भरी और इसे इसरो का वर्कहॉर्स, काम का घोड़ा, कहा जाता है। PSLV लो अर्थ ऑर्बिट, जियोसिंक्रोनस और जियोस्टेशनरी ऑर्बिट में सैटेलाइट लॉन्च कर सकता है। इसने IRNS, नाविक, चंद्रयान 1, 2008 और मंगल ऑर्बिटर 2013 जैसे बड़े मिशन लॉन्च किए। वर्ल्ड हेल्थ असेंबली अडॉप्टेड वर्ल्ड्स फर्स्ट पैंडेमिक अग्रीमेंट। 20 मई 2025 को 78वीं विश्व स्वास्थ्य सभा ने सर्वसम्मति से दुनिया का पहला पैंडेमिक अग्रीमेंट अपनाया। यह WHO संविधान के आर्टिकल 19 के तहत दूसरा अंतर्राष्ट्रीय कानूनी समझौता है। पहला था WHO फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन टोबैको कंट्रोल। यह समझौता कोविड-19 जैसी महामारियों से सबक लेकर भविष्य में बेहतर तैयारी और जवाब देने के लिए बनाया गया है। WHO संविधान का आर्टिकल 19 विश्व स्वास्थ्य सभा को 2/3 वोट से ऐसे समझौते बनाने का अधिकार देता है जो WHO के दायरे में आते हों। WHA में WHO के 194 सदस्य देश शामिल होते हैं और यह WHO का सर्वोच्च निर्णय लेने वाला निकाय है। इस समझौते को 124 देशों ने समर्थन दिया, 11 ने मतदान नहीं किया और कोई विरोध नहीं था। पैंडेमिक अग्रीमेंट की मुख्य बातें। महामारी रोकथाम और निगरानी को मजबूत करना। यह समझौता अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य विनियम 2005 के आधार पर काम करता है। IHR का उद्देश्य बीमारियों के अंतर्राष्ट्रीय प्रसार को रोकना, नियंत्रित करना और सार्वजनिक स्वास्थ्य जवाब देना। इसमें वन हेल्थ अप्रोच शामिल है, जो इंसान, जानवर और पर्यावरण के स्वास्थ्य को जोड़कर महामारी को रोकने पर ध्यान देता है। उदाहरण, बेहतर निगरानी से भविष्य में वायरस का जल्दी पता लगाया जा सकता है। ग्लोबल सप्लाई चेन और लॉजिस्टिक्स नेटवर्क। इसका लक्ष्य है सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल जैसे महामारी के दौरान सभी देशों को वैक्सीन, दवाएं और डायग्नोस्टिक्स जैसी स्वास्थ्य सामग्री तक समान समय पर और किफायती पहुंच देना। GSCL बाधाओं को हटाने और जरूरतमंद देशों की मदद करेगा।
उदाहरण कोविड-19 में कई देशों को वैक्सीन समय पर नहीं मिली, GSCL इसे बेहतर बनाएगा। टिकाऊ वित्त पोषण, महामारी की रोकथाम, तैयारी और जवाब के लिए कोऑर्डिनेटिंग फाइनेंशियल मैकेनिज्म बनाया जाएगा। यह IHR के कार्यान्वयन के लिए फंड देगा ताकि देश अपनी स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत कर सकें। उदाहरण गरीब देशों को वित्तीय मदद से बेहतर लैब और अस्पताल बनाए जा सकते हैं। पैथोजन एक्सेस और बेनिफिट शेयरिंग सिस्टम, एक अंतर सरकारी कार्य समूह पैब्स को ड्राफ्ट और नेगोशिएट करने की प्रक्रिया शुरू करेगा। पैब्स का उद्देश्य महामारी पैदा करने वाले पैथोजन्स की सामग्री और सीक्वेंस जानकारी को तेजी से और समय पर साझा करना। फार्मास्यूटिकल कंपनियां जो पैब्स में हिस्सा लेंगी, WHO को अपनी 20% वैक्सीन, दवाएं और डायग्नोस्टिक्स की रियल टाइम प्रोडक्शन तक पहुंच देंगी। इस सिस्टम का ड्राफ्ट अगले साल 2026 की WHA में पेश किया जाएगा। उदाहरण अगर कोई नया वायरस फैलता है तो पैब्स के जरिए उसकी जानकारी और वैक्सीन जल्दी साझा हो सकेगी। लागू होना, पैब्स के अपनाए जाने के बाद यह समझौता हस्ताक्षर और अनुसमर्थन के लिए खुला होगा। 60 देशों के अनुसमर्थन के बाद यह समझौता लागू हो जाएगा। प्रत्येक देश की संसद इसे मंजूरी देगी, जैसे भारत में लोकसभा। यह सुनिश्चित करेगा कि समझौता कानूनी रूप से बाध्यकारी हो। द फर्स्ट स्टेट ऑफ द वर्ल्ड्स एनिमल हेल्थ रिपोर्ट, 15 मई 2025 को विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन ने अपनी पहली ग्लोबल एनिमल हेल्थ रिपोर्ट जारी की। यह रिपोर्ट पशु रोगों, उनके फैलने के कारणों और उनके प्रभाव को समझने में मदद करती है। इसका उद्देश्य एक सुरक्षित, स्वस्थ और टिकाऊ दुनिया बनाना है। विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन की स्थापना 1924 में ऑफिस इंटरनेशनल डेस एपिजूटीज के रूप में हुई थी, जिसे 2003 में वो नाम दिया गया। इसका मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में है। इसका उद्देश्य पशु रोगों की जानकारी को पारदर्शी रूप से साझा करना, वैश्विक स्तर पर पशु स्वास्थ्य में सुधार करना, खाद्य सुरक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य और जैव विविधता को बढ़ावा देना। रिपोर्ट की मुख्य बातें, बदलते रोग पैटर्न, संक्रामक पशु रोग नए भौगोलिक क्षेत्रों में फैल रहे हैं। लगभग 47% रोगों में जूनोटिक पोटेंशियल है, यानी यह पशुओं से इंसानों में फैल सकते हैं। पेस्टे डेस पेटिट्स रुमिनेंट्स, जो भेड़बकरियों को प्रभावित करता है, पहले विकासशील देशों तक सीमित था, लेकिन अब यूरोप में फिर से उभरा है। रोगों की बढ़ती तीव्रता, रोग जैसे अफ्रीकी स्वाइन फीवर, एवियन इन्फ्लुएंजा, बर्ड फ्लू और फुट एंड माउथ डिजीज की आवृत्ति और तीव्रता बढ़ रही है। प्रभाव, यह रोग कृषि खाद्य प्रणालियों को बाधित करते हैं, खाद्य सुरक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य और जैव विविधता को खतरा पैदा करते हैं। उदाहरण बर्ड फ्लू ने हाल ही में कई देशों में पोल्ट्री उद्योग को नुकसान पहुंचाया। रोग फैलने के कारण, बदलता मौसम और तापमान रोगों और उनके वाहकों जैसे मच्छर को नए क्षेत्रों में ले जा रहा है। पशुओं और उनके उत्पादों का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार रोगों को तेजी से फैलाता है। एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस, AMR यानी बैक्टीरिया का दवाओं के प्रति प्रतिरोधी होना, एक बड़ा खतरा है। प्रोजेक्शन 2050 तक AMR से पशुधन हानि इतनी होगी कि 2 अरब लोगों की खाद्य सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। इससे वैश्विक अर्थव्यवस्था को 100 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर का नुकसान हो सकता है। उदाहरण पशुओं में एंटीबायोटिक्स का ज्यादा इस्तेमाल AMR को बढ़ा रहा है। सुझाव, सुरक्षित और प्रभावी वैक्सीन की समान पहुंच सुनिश्चित करना, बेहतर स्वच्छता और बायोसिक्योरिटी उपाय अपनाना, राष्ट्रीय पशु चिकित्सा सेवाओं को मजबूत करने के लिए निवेश, बेहतर रोग निगरानी सिस्टम बनाना, वैश्विक और क्षेत्रीय स्तर पर ज्यादा समन्वय, वो और देशों के बीच डेटा साझा करना। ट्रैकोमा, WHO ने भारत को ट्रैकोमा उन्मूलन का प्रमाण पत्र दिया। भारत दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र का तीसरा देश बना जिसने इस बीमारी को खत्म किया, नेपाल और म्यांमार के बाद। यह भारत के लिए एक बड़ी जीत है, क्योंकि ट्रैकोमा अंधेपन का प्रमुख कारण था। ट्रैकोमा क्या है? ट्रैकोमा एक आंखों की बीमारी है जो क्लैमाइडिया ट्रैकोमैटिस नामक बैक्टीरिया से होती है। WHO इसे उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग की श्रेणी में रखता है। यह बीमारी बार बार होने पर अंधापन पैदा कर सकती है। इससे पलकें अंदर की ओर मुड़ जाती हैं, जिससे कॉर्निया खराब हो जाता है। व्यक्तिगत संपर्क, जैसे गंदे हाथों या कपड़ों से, मक्खियां जो बैक्टीरिया को एक व्यक्ति से दूसरे तक ले जाती हैं। भारत का प्रयास, भारत ने 1976 में राष्ट्रीय अंधापन और दृष्टि हानि नियंत्रण कार्यक्रम के तहत ट्रैकोमा नियंत्रण शुरू किया। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आप इस वीडियो को अपने IAS की तैयारी कर रहे दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। लिक्विड कार्बन, 17 मई 2025 को वैज्ञानिकों ने इन सीटू एक्सरे डिफ्रैक्शन तकनीक का उपयोग करके लिक्विड कार्बन की संरचना का पहली बार अध्ययन किया।
यह खोज नेचर जर्नल में प्रकाशित हुई है। इस अध्ययन से हमें कार्बन के तरल रूप के बारे में नई जानकारी मिली जो पहले लगभग अज्ञात था। लिक्विड कार्बन क्या है? लिक्विड कार्बन कार्बन का वह रूप है जिसमें यह तरल अवस्था में होता है। सामान्य दबाव में कार्बन पिघलता नहीं बल्कि सीधे गैस में बदल जाता है। इसे तरल बनाने के लिए 4500 डिग्री सेल्सियस का तापमान और बेहद उच्च दबाव चाहिए, जैसे कि ग्रहों के अंदर पाया जाता है। इतने चरम हालात में कोई भी कंटेनर टिक नहीं सकता, इसलिए लैब में इसका अध्ययन करना पहले असंभव था। लिक्विड कार्बन ग्रहों जैसे नेपच्यून या यूरेनस के अंदर या पृथ्वी की मेंटल में गहरे दबाव और तापमान में मौजूद हो सकता है। वैज्ञानिकों ने डायमंड एनविल सेल और लेजर हीटिंग का उपयोग किया। डीएसी दो हीरों के बीच सामग्री को दबाकर उच्च दबाव बनाता है। लेजर से कार्बन को 4500 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया गया। इन सीटू एक्सरे डिफ्रैक्शन इस तकनीक में एक्सरे किरणों को तरल कार्बन पर डाला गया और उनके बिखरने के पैटर्न से इसकी आणविक संरचना का पता लगाया गया। यह पहली बार था जब लिक्विड कार्बन की संरचना को रियल टाइम में देखा गया। लिक्विड कार्बन में टेट्राहेड्रल और ग्रेफाइट जैसी संरचनाएं मिली जो दर्शाती हैं कि यह ठोस कार्बन जैसे हीरा या ग्रेफाइट से अलग व्यवहार करता है। यह अध्ययन हमें ग्रहों की आंतरिक संरचना और उनके गठन को बेहतर समझने में मदद करेगा। जैसे नेपच्यून जैसे ग्रहों में लिक्विड कार्बन की मौजूदगी उनके चुंबकीय क्षेत्र को प्रभावित कर सकती है। लिक्विड कार्बन न्यूक्लियर फ्यूजन जैसी भविष्य की तकनीकों में महत्वपूर्ण हो सकता है। फ्यूजन ऊर्जा साफ और असीमित ऊर्जा का स्रोत है और लिक्विड कार्बन इसके रिएक्टर्स में इस्तेमाल हो सकता है। आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स या फिर इस एंड स्क्रीन से इसी मैगजीन के और पार्ट्स को भी देख सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूले।